गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस से। बेटा जल्दी से न्यूक्लियस देखो। मैंने आप लोगों को रेडियस के बारे में बताया था न्यूक्लियस की, कि कैसे रेडियस उसके मास नंबर पे डिपेंड करती है बेटा। वैसे है, देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बेटा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान से देखना बेटा। डेंसिटी जो होती है, आपको पता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले देखो, आप लोग मास डेंसिटी के बारे में सभी जानते हैं ना। मास डेंसिटी, वैसे ये मानते हैं कि न्यूक्लियस एक स्फीयर है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन रियल में न्यूक्लियस स्फीयर नहीं है बेटा। और ना ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो सेंटर पे होती है, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के एंड के ऊपर जाएंगे ना बेटा, एंड्स के ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है बेटा, याद रखना। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सेंटर पे यहाँ होती है बेटा, ये बात याद रखना, जो बिल्कुल सेंटर पे है। लेकिन फिर भी हम स्फीयर मान के इस चीज को हमेशा डील करते हैं न्यूक्लियस को बेटा। तो मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सब जानते हैं बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास कैसे निकालोगे बेटा, आपको पता है टोटल मास निकालना है तो उसके मास नंबर मल्टीप्लाई, या तो एक प्रोटॉन का मास लो चाहे न्यूट्रॉन का मास लो बेटा, तो ये मास आ जाता है। टोटल मास अगर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यही होता है, मल्टीप्लाई कर दो एक मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं अप्रोक्सीमेटली बेटा। तो वॉल्यूम होगी बेटा 4/3। अगर इसकी रेडियस r है तो बेटा r की पावर क्यूब। सुनना बेटा, लेकिन r तो कांस्टेंट नहीं है। लास्ट लेसन में मैंने बताया था बेटा r तो वेरी करता है, r नॉट e की पावर 1/3 से। इसको यहां पुट कर दो। फोर बाई थ्री इसके पावर 3 है बेटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, और आर नोट की वैल्यू क्या होती है, मैं बता चुका हूं, 10 की पावर -15 मीटर बेटा। तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो रिजल्ट आएगा a मल्टीप्लाई एम पी अपॉन 4/3। 3 ऊपर चला गया बेटा, 4 नीचे, 4 आर नोट की पावर 3 से क्या होगा बताओ, कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई बताओ, 3 MP अपॉन 4/4 आर नोट की पावर 3। ये सबको पता होना चाहिए बेटा। ये है मास डेंसिटी, किसी भी न्यूक्लियस की मास डेंसिटी है, सब कांस्टेंट है बेटा। प्रोटॉन का मास पुट करोगे, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए बेटा, 4 कांस्टेंट है, आर नोट की जगह पुट करोगे ये बेटा 10 के पावर -15 मीटर, 4 तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, जो मास डेंसिटी का रिजल्ट आएगा बेटा वो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा बेटा, याद रखना। और ये कांस्टेंट होती है, या कहीं भी आपको कोई मास नंबर दिख रहा हो, कोई कुछ नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो क्या लिखोगे बताओ, मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट होती है, देख लो बेटा, एन इंडिपेंडेंट ऑन एट मास नंबर, मतलब मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, याद रखना बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। चाहे वो कार्बन का न्यूक्लियस हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, डेंसिटी सेम आएगी बेटा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। क्लियर है, ये आप सब ये नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। डेंसिटी मान के हमने स्फीयर मान के उसको जो है बेटा न्यूक्लियस को डिफाइन कर लिया, और डेंसिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया बेटा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी बिल्कुल सेंटर पे होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एंड्स की साइड बेटा, वैसे वैसे डेंसिटी घटती जाती है बेटा। वो रियल सिनेरियो है बेटा, और लेकिन 12th क्लास तक ये चीजें स्फीयर मान के करवाई जाती हैं बेटा। अब सुनो, यहाँ पे आगे क्या है बेटा, लिखो बाइंडिंग एनर्जी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सुनना बेटा। आप कोई भी न्यूक्लियस लेते हो, कोई भी बेटा, अगर जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, मान लिया उसमें जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, क्योंकि बेटा ए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं ना। मान लिया जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बेटा ए माइनस जेड क्या बन गया बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन गया बेटा। क्योंकि जो ए होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, मास नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए बेटा। बेटा मैं क्या करता हूँ, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करता हूँ ऊपर से एनर्जी लगा के बेटा। मान लिया इसको एनर्जी दी यहां से बेटा, तो मैंने जब इसको एनर्जी दी तो ये कुछ पार्ट में ऐसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मैंने अलग कर लिया बेटा। ये मान लिया जेड प्रोटॉन आ गए, ऐसे ही जेड न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन चले गए बेटा। इस तरह से मैंने इनको अलग कर लिया बेटा, ब्रेक कर दिया न्यूक्लियस को बेटा। जब ये इनको अलग करता हूं तो याद रखना, ये जो इनका जो मास होगा ना बेटा, इनका अलग अलग का मास, अलग अलग का मास बेटा, याद रखना वो ज्यादा होता है कंबाइंड मास से, क्योंकि इसमें बाहर से एनर्जी आके ये चीज ब्रेक हुई है बेटा। इसका इसमें एनर्जी वो स्टोर हो चुकी है बेटा। तो इसका मतलब वो एनर्जी जो है ना मास को कैसे क्या करेगी बताओ, इंक्रीज कर देगी। तो इसका मतलब अलग अलग ये जो मासेज है ना बेटा, ये कंबाइंड से ज्यादा मिलेंगे अगर आपने इसको एनर्जी देके ब्रेक किया है तो बेटा। और वो एनर्जी होगी कितनी बेटा, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये कंबाइंड है बेटा, ये कंबाइंड है, यानी कि ये अलग अलग मास माइनस कंबाइंड बेटा, तो जो मास में चेंज आया मिलेगा ना बेटा, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट बेटा। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट की टर्म आनी बहुत जरूरी है बेटा। तो लिखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन it is a difference between masses of constituent, अलग अलग बेटा constituent nuclei and total mass of nucleus बेटा। ये बात याद रखना बेटा, ये अलग अलग का मास और कंबाइंड का मास, इनमें डिफरेंस मिलता है। अगर आप एनर्जी देके किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हो तो याद रखना बेटा, जो एनर्जी यहाँ दी गई है वो एक्स्ट्रा आ गई है बेटा इसके अंदर, तो उसने उसको क्या कर दिया, वो मास में कन्वर्ट होगी वो एनर्जी बेटा, उनका मास बढ़ा दिया उसने बेटा। तो इसका मतलब मास डिफेक्ट को हमेशा डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। और आइंस्टीन ने जो मास एनर्जी रिलेशनशिप बताया था बेटा कि डेल्टा एम सी स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे जो मास है ना बेटा वो मास डिफेक्ट ही है बेटा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और अगर मुझे न्यूक्लियस का डेल्टा एम निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, डेल्टा एम निकालना है तो देखो कंबाइंड मास है जो जेड इंटू एक मास ऑफ प्रोटॉन बेटा, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास है बेटा ये। तो अलग अलग करने के बाद आपको ये मास मिलेगा बेटा उनका। अगर ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है और जेड प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन की मास से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई करके बेटा ये टोटल न्यूट्रॉन का बेटा। तो ये माइनस में कंबाइंड मास है बेटा एम, जो पूरे न्यूक्लियस का मास है बेटा। ये जो डिफरेंस है ना ये आता है इस एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हुआ है बताओ, ब्रेक होके ऐसे आया बेटा। इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बेटा, समझ जाना। और अगर जो एनर्जी बेटा इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने में यूज होती है ना बेटा, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने में यूज होती है बेटा, याद रखना उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है बताओ, बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या लिखोगे, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू
टू सेपरेट द न्यूक्लियाई फ्रॉम द, न्यूक्लियाई मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेटा, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये वर्ड याद रखना बेटा। उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिएगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने में, समझ जाना बेटा वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है, मतलब बहुत स्टेबल है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम, यानी कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी ब्रेक करने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी वही होती है कि न्यूक्लियाई को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटा उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। निकालते कैसे हैं? सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालोगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई में क्या है बताओ? सी का स्क्वायर बेटा। ये वो एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, जो हम बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कब कितनी एनर्जी लेकर ब्रेक हो सकता है बेटा। तो ये मास डिफेक्ट से पता चलता है। ये मास डिफेक्ट आया, अलग अलग करने के बाद मास में चेंज, तो आप यहां पुट कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? देखो बेटा, जो बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है दैट इज इक्वल टू बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम क्या है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू में सी का स्क्वायर बेटा। ये बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन ये जूल में है बेटा, जूल में है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाह रहे हो तो समझ जाना बेटा, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत करना बेटा। ये अगर आपको एएमयू में मास दे रखी है ना, एएमयू में, तो आप डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई कर देना एमईवी से बेटा। ये बात याद रखना, ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जूल में एनर्जी निकालोगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा, तब मास किलोग्राम में होगा। मास किस में होगा बेटा? किलोग्राम में बेटा, इन किलोग्राम। लेकिन इसमें होगा इन एएमयू बेटा। अगर है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर। लेकिन मास एएमयू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है बेटा, क्योंकि छोटी यूनिट होती है ना। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली बेटा। तो इसका मतलब अगर मास डिफेक्ट ज्यादा है तो क्या समझे बेटा? इफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो है बेटा इज लार्ज, देन क्या हुआ बताओ? देन क्या है बताओ? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी बताओ? बाइंडिंग एनर्जी इज मोर बेटा। इसका मतलब न्यूक्लियस को अलग करना उतना ही मुश्किल हुआ होगा बेटा अगर मास डिफेक्ट की वैल्यू ज्यादा आई है बेटा। याद रखना है बात। इफ बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, बाइंडिंग देन न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल बेटा। समझ जाना, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये लाइन, ये दो लाइनें आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में बेटा। अगर मास डिफेक्ट ही कम आया बेटा तो समझ जाना न्यूक्लियस इतना ज्यादा बाइंड नहीं है, उसको ब्रेक करना उतना ही आसान है बेटा। तो ये दो लाइनें आपको बहुत इजी है। इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, बच्चे बोलते हैं मास डिफेक्ट। ही हमें ये बताता है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए बेटा। हाँ, अगर बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस बताना ना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो क्या करोगे? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कंबाइंड मास इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास नंबर कर दोगे बेटा, अपॉन मास नंबर। याद रखना बेटा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल के मास नंबर से डिवाइड कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस आ जाएगी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कैसे निकालते हैं? टोटल बाइंडिंग निकालो, मास नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो बेटा। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है, इस पे भी स्टार लगा लो बेटा, इस फॉर्मूला पे भी ये भी स्टार लगा लेना। तो जहां भी आपको मिले बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग करके देख लेना मासेस को, फिर उस कंबाइंड मास में, उस अलग अलग मासेस में से कंबाइंड को माइनस करोगे और 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी न्यूक्लियस को, जो बताती है कि न्यूक्लियस को अलग करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बेटा। उसको बोलते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिफाइन करेंगे बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व
कैसी बनेगी अलग अलग पार्टिकल के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच।